नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम न्यायिक स्वीकृता के विपक्ष और पक्ष में कुछ तर्क देंगे। न्यायिक स्वीकृता 1 अक्टूबर 1996 को नई दिल्ली में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इस विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया और इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और न्यायिक स्वीकृता के कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है, जो इस प्रकार है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध कहते 3 अंग है हमारे विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहते हैं। किसी भी अंग से दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। ऐसे हस्तक्षेप असंवैधानिक माना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को एक सीमा तथा विधानमंडल और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यदि विधानमंडल संविधान के उल्लंघन में कोई कानून बनाता है तो कार्यपालिका संविधान के उल्लंघन में कोई भी आदेश जारी कर सकता है। तो न्यायपालिका को ऐसे कानून आदेशों का असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। तो इस तरीके से तीनों जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, अगर एक दूसरे में हस्तक्षेप करती है तो इस प्रकार से इसकी आलोचना होती है, क्योंकि हमारे जो संविधान में 3 सूचियां दी गई उनके विरुद्ध माना जाता है। उत्तरदायित्व की दृष्टि के विरुद्ध अब कोई व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता जिस प्रकार से न्यायपालिका न्याय करे, कार्यपालिका अपना प्रशासन का आदेश को लागू कराए, संवैधानिक व्यवस्था को, और इसी तरीके से विधानपालिका अपना कानून का निर्माण करे। लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यपालिका और विधानपालिका इस तरीके से वो खरे नहीं उतरते, क्योंकि वो अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, परंतु न्यायपालिका विधानमंडल और कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। न्यायपालिका अपनी स्वीकृता के लिए किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं है। न्यायपालिका के प्राथमिक कार्य में बाधा मानी जाती है। आलोचक इस प्रकार की आलोचना करते हैं कि दैनिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका का अपने दैनिक कार्यों में ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि न्यायपालिका के पास पहले ही लाखों मुकदमे हैं। तो इस प्रकार से निर्णय में देरी हो रही है। ऐसी पोजीशन में वो अपना न्यायपालिका प्रथम कार्य उनका न्याय करना है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध हमारी जो पार्लियामेंट सिस्टम है, उस प्रकार से साधारण कानून का कार्य विधानपालिका का किया जाता है और न्यायपालिका केवल यह अधिकार है कि विधानमंडल द्वारा संविधान के उल्लंघन में बनाए गए कानून के अवैध घोषित करे। न्यायिक स्वीकृति के कारण न्यायपालिका ने विधानमंडल को कानून बनाने के संबंध में आदेश देना शुरू कर दिया है। इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली की जो आत्मा के विरुद्ध माना जाता है। न्यायिक स्वीकृति से जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग, कई बार कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं होती और इस तरीके से ज़्यादा मुकदमे आते हैं, और जिसे कहते हैं कि इस विधि बड़ी सरल है, जिसमें ना वकील ना पैसों की आवश्यकता, एक जनहित का मामला डालकर ये न्यायालय के पास चले जाते हैं, जिससे कुछ व्यक्ति केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं। इसलिए भी इसकी आलोचना मानी जाती है। प्रजातंत्र के विरुद्ध, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है और ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साथ ही प्रशासन एक कला, जिसे केवल प्रशासनिक कला में माहिर लोगों के द्वारा ही चलाया जा सकता है। माना जाता है कि न्यायाधीश बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन वे कानून के क्षेत्र में माहिर होते हैं, प्रशासन में उनका कुछ लेना देना नहीं। इसलिए न्यायाधीश न्यायिक स्वीकृति के अंतर्गत प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तो यह प्रजातंत्र के विरुद्ध है। यदि प्रशासन दोषपूर्ण है तो कानून द्वारा उसे सुधार करने के लिए न्यायपालिका आवश्यक ही सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, परंतु न्यायिक स्वीकृति के द्वारा शासन को अपने हाथों में लेना निश्चित रूप से प्रजातंत्र के विरुद्ध माना जाता है। न्यायिक स्वीकृति एक तानाशाही का प्रोत्साहन है, क्योंकि न्यायिक स्वीकृति से न्यायपालिका की निरंकुशता स्थापित होने का भय बना रहता है। न्यायिक स्वीकृति वहाँ तक तो सही है जहाँ विधानपालिका और कार्यपालिका अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने में
आगाह करती है, परंतु वह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उठता है कि यदि न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो उसे कौन से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहेगा, न्यायपालिका के लिए असंवैधानिक घोषित करेगा और न्यायपालिका पर कोई भी अंकुश नहीं होता। इस प्रकार इसकी आलोचना भी होती है और न्यायिक सक्रियता के कुछ पक्ष हैं। सरकार को क्रियाशील बनाने में आवश्यक है। प्रथम पक्ष तो यही महत्वपूर्ण माना जाता है कि विभिन्न अंगों में सक्रिय बनाने में सहायता करती है। साधारण यही देखा जाता है कि सरकार अंग, विधानपालिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख होते जाते हैं और भारत को पिछले लगभग 75 वर्षों के इतिहास में इस प्रकार की बात की गवाह है कि विधानपालिका और कार्यपालिका अन्य कई सारी संस्थाओं ने अपने कर्तव्य की ओर मुख मोड़ लिया है, उत्तरदायित्व की ईमानदारी से साथ नहीं निभा रही। न्यायिक सक्रियता से परिणाम स्वरूप ही कार्यपालिका द्वारा किए गए अनेक घोटाले सामने आए हैं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। न्यायिक सक्रियता से संविधान की सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, लेकिन ये उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि इसके पक्ष की अगर बात करें तो तर्क में अधिक वजन नहीं है, क्योंकि संविधान भी न्यायपालिका का विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा संविधान के उल्लंघन में किए गए कार्यों के समीक्षा करने का अधिकार संविधान देता है। जनहित याचिकाओं से न्याय सबके लिए आसान हो गया है और इस तरीके से प्रयोग केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हुआ है। ऐसी संभावना भी हो सकती है कि कुछ जनहित याचिकाओं का प्रयोग राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हुआ, परंतु अधिकतर मामलों में इस प्रकार प्रयोग जनहित के लिए हुआ है। वास्तव में जनहित याचिकाओं के कारण न्याय सभी के लिए सुलभ हुआ है। राजनीतिक प्रणाली की सही पोजीशन जानने में आवश्यकता, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली क्रियाशील जानने में अर्थात इसी की पहचान में सहायता करती है। न्यायिक जहां स्वतंत्र होगी वहां विधानमंडल और कार्यपालिका कोई भी नियंत्रण नहीं होता, अतः न्यायपालिका उन्हें निर्देश दे सकती है जिसका पालन उन्हें करना पड़ता है। न्यायपालिका की सक्रियता से कई राजनीतिक नेताओं द्वारा किए गए घोटालों का पर्दाफाश हुआ है और उन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार सामने आए। अतः स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता के कारण ही सरकार की क्रियाशीलता और राजनीतिक प्रणाली को सही रूप देखने को मिला है। कानून की व्याख्या करने और नए कानून का निर्माण करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि साधारण कानून विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं और विधानमंडल के अधिकतर सदस्य विधिवेत्ता नहीं होते बल्कि साधारण राजनीतिज्ञ होते हैं, जिसके कारण कानून का निर्माण किया जाता है। कई बार कानून की भाषा इस प्रकार की होती है कि उसके एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं। ऐसी पोजीशन में सक्रिय न्यायपालिका ही कानून की सही व्याख्या करती है और त्रुटियों को दूर करने का कार्य करती है। इस प्रकार से न्यायाधीश अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार निर्णय देता, वह अपनी न्याय भावना का प्रयोग करके अमुक मुकदमे का फैसला कर देता है। अतः स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कानून बना नहीं होता वहीं न्यायिक सक्रियता ही सहायता से मामले को निपटाया जा सकता है। इस तरीके से मानवीय अधिकारों की रक्षा भी न्यायिक सक्रियता के कारण ही मिली है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता के अभाव में गैर कानूनी नज़रबंदी, बच्चों के शोषण, स्त्रियों के शोषण के मामले, स्त्रियों के अनैतिक व्यवहार के मामले आदि जनता के सामने नहीं आते। यद्यपि भारतीय संविधान में लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, वे अधिकारों की अवहेलना की स्थिति में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, परंतु कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत ही कम है, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं है। धन का अभाव और जानकारी के अभाव में लोगों के अधिकारों का लगातार हनन होता है, उनका शोषण होता है। तो इसलिए आम जनता के अधिकार की ही मानवीय अधिकार की रक्षा न्यायिक सक्रियता के कारण होती है। लोगों का समर्थन, लोगों ने हार्दिक दिल से न्यायिक सक्रियता का समर्थन किया है और अपने कारण बहुत से घोटाले, भ्रष्टाचार के कारनामे, उच्च अधिकारियों की वास्तविक तस्वीरें सामने आई। आम जनता कार्यपालिका और नौकरशाही की लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म से तंग आ चुके हैं। केवल न्यायिक सक्रियता ने लोगों को एक निष्पक्षता के रूप में एक किरण दिखाई दी है और जनता ने यह समझ लिया है कि न्यायपालिका की क्रियाशीलता से उन्हें भ्रष्टाचार की और अधिकारियों से छुटकारा मिला है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो न्यायिक सक्रियता अगर वास्तव में अपना दायित्व निभाती है सही मूल्य के लिए तो ठीक हो सकता है।
भारत के कई वर्षों से प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि भारत में नौकरशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इसलिए पक्ष और विपक्ष के अगर तर्क देखे जाए तो न्यायिक स्वीकृता भी जरूरी है और कार्यपालिका और विधानपालिका अपने कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।